नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बिहार चुनावों के बाद एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि जो इंडिया गठबंधन है, जिसे आईएनडीआईए भी कहते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन मैं उसे इंडिया गठबंधन ही कहता हूं आमतौर पर। उसका भविष्य क्या होगा, उसके जो मुद्दे हैं, खासतौर से राहुल गांधी जी फिलहाल तो अनऑफिशियल लीडर भी हैं, उसके कांग्रेस उसके लीडर है, तो वोट चोरी का मामला, एसआईआर का मामला, क्या ये चलेगा? जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ वो कैसे लड़ाई लड़ेगा? क्या वो एकजुट है? 2023 में जो गठबंधन बना वो 2025 में अभी तक जुड़ा हुआ है या बिखर गया है? अरविंद केजरीवाल जी चले गए, ममता बनर्जी क्या साथ लड़ेंगी, नहीं लड़ेंगी? विधानसभाओं के लिए चलेगा या सिर्फ लोकसभा के लिए या प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक छोटी मोटी फॉर्मल लड़ाई लड़ने के काम में आएगा? ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो देश के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी भी हैं। मजबूत विपक्ष हमारे लिए बहुत लंबे समय बाद एक मजबूत विपक्ष लोकसभा में दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या उसकी भूमिका उस तरह से सार्थक हो रही है? इस सब पर चर्चा करेंगे हमारे बहुत प्रिय मित्र और हिंदुस्तान की राजनीति को बहुत बारीकी से, गहराई से, अंदर से, ईमानदारी से समझने वाले और ठोक बजाकर बोलने वाले सतीश केसिंग साहब से बात करेंगे। सतीश केसिंग साहब बहुत सारे चैनल्स में संपादक रह चुके हैं, बहुत सारे लोगों को संपादक बना चुके हैं और राजनेताओं से उनके बहुत गहरे संबंध हैं। सर गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं सर? क्या हो रहा है बहुत देश में? बढ़िया, बहुत विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आपसे बात करने का मौका मिल रहा सर आपसे बात करके आनंद मिलता है हमें। है। ये तो आवाज तो हम लोगों की तो मिल जा रही है। हम लोग एक दूसरे के ऊपर जो बोलना है बोल भी देते हैं। आईएनडीआईए वालों की आवाज कब मिलेगी? ये जी आवाज जय। खत्म हो गई, दब गई, क्या है पता नहीं। क्या हो रहा है? मिल रही है कि नहीं मिल रही है? और अगर नहीं मिलेगी तो क्या होगा हिंदुस्तान की राजनीति का? देखिए, आपने तो इंट्रोडक्शन में ही कह दिया कि ये निकल गए, वो निकल गए। हमको तो कभी लगा ही नहीं, पता ही नहीं चला कि आईएनडीआईए गठबंधन बना कि नहीं बना। बनने बना कब, कौन-कौन थे उसमें, शुरू से ही बिखराव हो गया। देखिए, इधर से निकल के उधर मुख्यमंत्री फिर से नीतीश जी बन गए। जी तो उसके बाद फिर हमने देखा कि ममता बनर्जी निकल गई। लोग तो कहते हैं कि ममता बनर्जी ने नीतीश जी को निकलवा दिया। जी अरविंद केजरीवाल निकल गए। बात बड़ी बढ़-चढ़ के हुई थी आईएनडीआईए कि भाई ये होगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, पता नहीं क्या-क्या होगा, साझा एजेंडा होगा, सेक्रेटेरिएट होगा, कन्वीनर, पता नहीं क्या-क्या बातें हुई थी। तो अब तो इस मुहाने पर पहुँच गए हैं कि इनको तो अपना लगता है कि आईएनडीआईए गठबंधन का अगर कोई झंडा तक तो खोज नहीं पाए। हम कैसे हम्म। कहें कि शाम तक झंडा झुका दीजिए? झंडा बना ही नहीं है, अभी ध्वजारोहण नहीं हुँ, हुआ। आज तो हुँ। अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराई जा रही है, लेकिन इंडिया की धर्म ध्वजा नहीं फहराई गई अभी तक, इंडिया गठबंधन की। जी, वही तो कह रहे हैं कि अब तो जिस प्रकार से हर दिन इवेंट होता है और इवेंट की व्यवस्था है कि जो लोग दिखाने वाले लोग हैं, और क्या दिखाएँगे? यही दिखाएँगे, है ना? तो रोज़ के रोज़ इवेंट होगा और अगर नहीं इवेंट होगा, तो हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं, आईएनडीआईए का क्या होगा, नहीं होगा। ऐसे ही कि लालू के परिवार में लड़ाई, ममता बनर्जी के खिलाफ, यही यही एजेंडा है। अब इसमें तो और है कि भई ये लोग तो ध्वजारोहण ना भी करें तो भी काम चल जाएगा। अब जी ऐसी स्थिति में तो हम लोग पहुँच चुके हैं। अब जी। क्या है? जैसे कुछ नहीं। जैसे अभी बिहार के चुनाव नतीजे आए, आपने उस दिन कहा था हमारे प्रोग्राम में ही कि ऐसा लगा ही नहीं कि महागठबंधन चुनाव लड़ा। तो जो जी। 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ सरकार से नहीं लड़ सकता, वो गठबंधन किस काम का? वो विपक्ष की राजनीति किस काम की? क्या प्रॉब्लम क्या है? आप तो बिहार की राजनीति को भी समझते हैं, राहुल जी को भी बहुत से अच्छे से समझते हैं, लालू जी को भी अच्छे से समझते हैं। तो क्या प्रॉब्लम क्या है? क्या वॉकओवर देना चाहते हैं? देखिए 2-3 तरह की बात है जो मेरे दिमाग में आती है। अब तो हमको लगता है पहला तो ऐसे ही क्रिप्टिक कमेंट करें तो हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी ही अ, नीतीश जी के एंटी इनकम्बेंसी का काम करेगी। अब समय की बात है, कब मुख्यमंत्री पूर्व हो जाएँगे कह नहीं सकते। अब नहीं कह सकते, मतलब वाक़ई ऑनेस्टली
कितने दिन तक रहेंगे, लड़खड़ा के शपथ लेते हैं। कब तक आप बीजेपी पर भरोसा नहीं करेंगे? उन्होंने देखिए अब भी फिर बड़ी पार्टी होकर भी फिर से मुख्यमंत्री बना दिया, पिछली बार 5 साल बना दिया, और अब भी आप भरोसा नहीं कर रहे उन पर। ये भरोसा करने की बात नहीं है, अगर ईमानदारी से बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को अब उनको मुख्यमंत्री का कुर्सी मिलना चाहिए, क्योंकि एक मुख्यमंत्री ऐसा है जो शपथ तक नहीं ले रहा है, वो अच्छा से लड़खड़ा रहा है, पता नहीं। तो अब तो उनका वक्त भी है, सबसे बड़ी पार्टी भी है। आपने जो सवाल पूछा है वो देखिए, वो एकदम पक्का है कि वो जल्द ही होगा वो, इसमें अब कोई हमको इफ एंड बट नजर नहीं आ रहा। 25 से 30 कहते रहे, और कहने वाले भी हमको लगता है कुछ दिन में 25 से 30 बचेंगे, ये भी है। हाँ, उन्हीं की पार्टी। जी हाँ, तो आपने पूछा महागठबंधन के बारे में। जी ये मान चुके हैं कि ये लोग जीत नहीं सकते। हमको लगता है कुछ पैसा-वैसा बचाया, खर्चा-वर्चा कम किया चुनाव में, और उनको लगा कि रिजल्ट तो वही आना है। पहले ही ये मान चुके थे कि हम लोग हार जाएँगे या हम लोग इनसे लड़ नहीं सकते। वजह बहुत हैं। अब वोट चोरी का यात्रा निकाला जाता है, फिर 60 दिन का प्रवास किया जाता है विदेशों में, और इधर अंत में मतलब एक समन्वय जो संचार एक मिल के होता है लड़ाई, हमको तो लगा ही नहीं कि ये लड़े। हम एक बात ज़रूर कहते थे कि हाँ, हो सकता है कि जातीय व्यवस्था में कोई एक अंडर करंट हो, तो पता नहीं वोट कभी-कभी ऐसे आ जाता है, जिसकी उम्मीद तो मुझे नहीं थी। अ, लेकिन ये लोग तो चुनाव लड़े नहीं, और लड़े भी तो आपस में ही ज़्यादा लड़े, और कुछ पता ही नहीं चला। कुछ बिहार जैसे प्रदेश में भी ऐसे रहे तो इसी से समझा जा सकता है कि क्या हो सकता है। देखिए इसके इसके भीतर ये बात है, हमको ये आज से नहीं पर 2-3 साल से लगता है। 2 साल से जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, जी उसी समय से लगता था कि ये कांग्रेस पार्टी अपने आप को पहले मजबूत करना चाहती है, और बाद में मजबूत करके सोचेगी कि शायद अकेले चलने में ही फ़ायदा है, क्योंकि ये लोग हमारा जो बाकी पार्टियाँ हैं, वो हमारा फ़ायदा उठाती हैं, और कांग्रेस को ही खत्म करके उसमें से 90% आए। तो कांग्रेस के मन में ये शायद सवाल सवाल था कि भई हम लोग कमज़ोर होते जा रहे हैं, तो इन ये तो अपनी शर्तों पे समझौता करते हैं, और हमारा तो कुछ नहीं होता। तो वो जो विरोधाभास है, जो कांग्रेस के मन में है, अकेला चलें या मिल के चलें, जयराम रमेश तो कहते भी थे उस समय। जी उस समय भारत जोड़ो यात्रा के बाद कहते थे कि ये लोग हम पर सवारी करना चाहते हैं। तो हाँ ये माने अगर 12 आना है ना, तो 54 जो है इनके दिमाग में ये रहता है अकेले चले, फिर कुछ दिन के लिए साथ चले आते हैं, साथ ले लेते हैं। लेकिन इनके अंदरूनी जो कोर में है वो यही है कि कांग्रेस को ही अपने ढंग से ठीक किया जाए, तो ये विरोधाभास है। इसलिए तो मैंने कहा ना कि आईएनडीआईए का झंडा तो इन लोगों ने पहले ही मतलब खड़ा ही नहीं हुआ, तो फहराया नहीं गया, तो झुकाने का भी सवाल नहीं होता। लेकिन ये झुका हुआ ही समझिए, और इसी का जो रिफ्लेक्शन है वो बिहार में दिखा। ये चीज़ और बंगाल में दिखेगा। बंगाल में इनके सामने चुनौती है कि भई आप ममता बनर्जी को छोड़ दो, वो तो किसी को घास डालती भी नहीं है, और वहाँ ताकतवर भी हैं, वो भी वो पूरा बीजेपी वाला गेम जानती हैं। तो वो मजबूत भी है। अब वहाँ पर जाके ये लोग आईएनडीआईए के जो कोर मेंबर्स हैं अभी तक जो बचे हुए हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, ये जी जाके वहाँ क्या करेंगी? लेकिन जाएँगी ज़रूर, और ये कहेंगी कि हम ही लोग हैं। तो बस इसी में तो ये लुट तो गए। आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन कांग्रेस जो है या लेफ्ट जो है उनमें से कोई भी ममता जी के साथ नहीं लड़ेगा, या ममता जी उनके साथ नहीं लड़ेंगे। अभी तो जब एसआईआर का मुद्दा हो रहा है तो ममता जी भी खिलाफ खड़ी हैं, तमिलनाडु में वो भी खड़े हैं, स्टालिन भी उनके खिलाफ खड़े हैं एसआईआर के, केरल में भी एसआईआर के खिलाफ है। जब एक इशू पर सब कॉमन एजेंडा है, तो फिर जब चुनाव, असली ताकत तो चुनाव से आएगी ना। वही ममता बनर्जी को लगता है कि वो मजबूत है, और हैं भी मजबूत। ये लोग को लगता है कि नहीं भाई, इनको थोड़ा पता नहीं मन में लगता होगा कि इनको बिना कमजोर किए हुए कांग्रेस लेफ्ट वहां आगे नहीं आ सकती है, तो ये विरोधाभास है। दूसरा, जो कांग्रेस और ये अपने स्टालिन साहब की पार्टी है, उसके बीच संबंध ठीक है। तो यहाँ दोस्तों के बीच में ही कोर दोस्त जो भिन्न मित्र
हैं और कुछ लोगों को जबरदस्ती रखते हैं या उनके साथ रहते हैं, ये वाली स्थिति है। एक तो इनके अच्छे दोस्त थे आरजेडी वाले, लेकिन जैसे ही लालू अब कमजोर क्या हुए, दोस्त है? तो अब तो लगता है कि तेजस्वी और जो कांग्रेस है, उसके बीच में वो चीज सामने, मतलब वो बात क्लोजनेस अब रही नहीं। तो अब कांग्रेस को लगता होगा कि अब जमीन खुला है, कुछ भी हो, बिहार में भी अब थोड़ा जमीन पाया जाए, इसलिए 61 सीट पर 12 सीट सामने आमने-सामने भी लड़ लिए। तो ये वाला विरोधाभास है, अभी आपको ये उत्तर प्रदेश में भी दिखने वाला है, क्योंकि देखा हम लोगों ने कि लोकसभा में ये लोग जब एक हुए तो क्या नतीजे आए। लेकिन अब एक बार की बात है ना, आगे तो अब विधानसभा की बात है, तो अरे अखिलेश अखिलेश कितना जी और कांग्रेस साथ नहीं लड़ेंगे चुनाव, आपको ऐसा लग रहा है? देखिए मजबूरन शायद लड़े, लेकिन बुरा रस्साकसी होगा, ऐसा एकदम आप निश्चित रूप से कह सकते हैं। अखिलेश को भी देखिए प्रॉब्लम क्या है, आरजेडी और समाजवादी पार्टी, इन दोनों को दिक्कत है महिला और दलित वोटों का। ये कांग्रेस थोड़ा लाती है या नहीं भी लाती है, तो उनको लगता है कि ये ला सकती है, तो इस वजह से इनके साथ है। नहीं तो ये मजबूरी जो है इनका गठबंधन करा दी बिहार में भी और यूपी में भी शायद करा दे, लेकिन अंदर से कोई नहीं चाहता, हमको नहीं लगता चाहता। लेकिन सर 30-35 साल में, 40 साल में इतना मजबूत विपक्ष 235 एमपीज वाला आया ही नहीं लोकसभा में। और वो यदि इस और कमजोर सरकार, मतलब गठबंधन की सरकार एक तरह से, उसको भी चुनौती नहीं दे सकते, इसका मतलब कोई मेजर प्रॉब्लम है ना। आपने विपक्ष की राजनीति को बहुत लंबे समय तक देखा है और गठबंधन की राजनीति को भी देखा है। आप सोचिए 90s में यदि हम 67 को छोड़ दें, तो 77 में विपक्ष किस तरह से एकजुट हुआ, इंदिरा गांधी को हटा दिया। 90s में लेफ्ट और बीजेपी एक साथ होकर वीपी सिंह के साथ खड़े होकर कांग्रेस को बाहर कर दिया। फिर जो पूरा यूएफ का दौर है, यूनाइटेड फ्रंट का, वो गठबंधन का है और किस तरह से काम किया है। तो ऐसा कोई मुश्किल काम तो नहीं, और विचारधाराएं कोई एक तो होती नहीं, कभी भी गठबंधन में किसी भी दलों की एक विचारधारा नहीं होती। देखिए वही सोच में ही फर्क है ना। कांग्रेस अपने पुराने माइंड से चलती है कि भाई हम अकेला चले, दिमाग में वही है। वो तो अपने ही लिए कुछ नहीं करती। राहुल गांधी के 5-6 हजार किलोमीटर बेचारे के चलने से क्या होगा। वो पार्टी एक है ही नहीं, वो टूट फूट की पार्टी है। तो एक तो कांग्रेस के भीतर प्रॉब्लम है। दूसरा, आपने पूरा समूचा उदाहरण दिया कि आज विपक्ष 235। अरे विपक्ष तो है, गिनती में ही 235 है ना। कोई एक ऐसा काम आप बताइए संसद में दोनों हाउस को मिला लें, जिससे ये लगा कि यह विपक्ष एकजुट है। कोई किसी चीज में सफलता नहीं मिली। वही और तो मैं झूठ, समझ पाता हूँ आपसे कि क्यों ऐसा है। वही बता रहा हूँ, झूठ सच अगर आप प्लकार्ड लेके सोचते हैं कि विपक्ष एक है, तो नहीं है, क्योंकि इनके अपने इंटरेस्ट अलग अलग है। दूसरा, हमको नहीं लगता है कि इससे मजबूत सरकार, ये जो मोदी सरकार है, अपने तीसरे टर्म में भी इससे कोई मजबूत सरकार देश में आज तक अ, नहीं। आजादी के बाद से नहीं बनी। क्यों? क्योंकि इनका रुख, रवैया, व्यवहार, ढीठपना, और वो इनका, इसकी कोई सानी नहीं है। वाजपेयी जी थे तो थोड़ा मृदु स्वभाव के थे, मिलजुल के चलने वाले थे। आप उससे पहले जवाहरलाल नेहरू का कहेंगे एक युग, वो भी जो एक है ना कि एक विपक्ष के साथ एक अच्छा संबंध रखते थे। ये तो अटल जी की बातों में भी निकल के आता है। तो ये एक पूरा उस समय का उसमें सोच था कि भाई विपक्ष अ, मतलब राजनीति में विपक्ष है, विचारधारा से विपक्ष है, या ये है तो उससे थोड़ा मेल-जोल रखो। अब तो एकदम जैसे है कि विपक्ष में एकता नाम की चीज़ नहीं है, और ये भारतीय जनता पार्टी में जो 2-4 लोगों का जो वर्चस्व है, वो तो ऐसा किसी का कभी नहीं रहा, यहाँ की इंदिरा गांधी तक का नहीं रहा उस ढंग से इमरजेंसी में। तो वो भी नहीं, अंत में तो वो चुनाव कराई ना भाई, और फिर भी वो दूसरे ढंग की थी। ऐसा नहीं था, खाली इमरजेंसी में जातियाँ हुई, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि वो 1977 आते-आते शुरुआत में वो नतमस्तक हो गई यहाँ के हालात को देखते। तो ये फ़र्क है। अच्छा, आजकल क्या हो रहा है कि विपक्ष में एक तो ऐसे ही विरोधाभास है, वेस्टेड इंटरेस्ट आपस में लड़ते-कटते रहते हैं।
और दूसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी आपके मतलब विपक्ष के डी में जाके गोल मारते रहती है। उसको तुड़वा दी, उसके खिलाफ खबरें चला दी, उसको इधर मिला ली, उसको उधर पुचकार दिया, उसको इधर थोड़ा-सा हित कर दिया। तो ये वाली जो स्थिति हो गई है ना कि तो इसमें कुछ बात नहीं बन पा रही। कांग्रेस पार्टी उस मानसिकता से नहीं निकल पाई है कि भई अब वो ऐसी वाली पार्टी नहीं पुरानी रही। मन में उनके यही है कि हम ऐसे ही बन जाएँ। पता नहीं कब होगा ऐसा। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो एक आंदोलनकारी मिजाज का पार्टी होता है, जो सबको साथ लेके चले या ना चले, दोनों में से एक काम तो करे। दोनों में से दोनों नहीं ये कर पाते। ये खाली आजकल नया-नया प्लकार्ड निकल गया है ना, ऐसे तख्ती बना दो, बस हो गया। ये इससे कोई लड़ाई थोड़ी ना लड़ पाएँगे। या आप कह सकते हैं कि हाँ, 24 के चुनाव से पहले थोड़ा कांग्रेस ने दम दिखा, तो वो एक व्यक्ति के को लेकर दिखा ना कि भाई राहुल गांधी 5000 किलोमीटर चल गए, फॉलो अप क्या हुआ? कुछ नहीं फॉलो अप हुआ। अब देखिए अब 14 दिसंबर को एक वोट को लेकर सॉरी ये रामलीला मैदान में जुट रहे हैं। पहला तो ये है कि कौन आता है? हमको नहीं लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा में भी पूरा विपक्ष जितना वो तो मतलब कांग्रेस की यात्रा थी एक्चुअली। हाँ, कांग्रेस की ही यात्रा थी, बुनियादी रूप से और जहाँ-तहाँ सब लोग गेस्ट अपीयरेंस में आ गए, लेकिन कोई ये नहीं था। तो अब पता नहीं ये वोट वाला जो यहाँ पर बड़ा सम्मेलन और ये विरोध प्रदर्शन जो भी कर रहे हैं या जो अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, उसमें विपक्ष आ रहा है कैसे और कितनी ताकत से आ रहा है या उनको कितनी ताकत से बुलाया जा रहा है। तो ये विपक्ष की समस्या इसी चीज़ में है। सर, आप बार-बार पंडित राहुल गांधी का ज़िक्र कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी 5000 किलोमीटर यात्रा कराए, पदयात्रा की और वो अकेले लड़ाई भी लड़ रहे हैं, मान लिया। लेकिन ज़्यादातर विपक्ष के नेता तो कहते हैं कि सारा दोष ही राहुल गांधी जी का है, कि वो इतने नॉन सीरियस हैं, न तो रहते हैं, न बात करते हैं, न सहयोगी दलों से बात करते हैं, न पार्टी में बात करते हैं और विदेश ज़्यादा रहते हैं। अब जैसे कल भी यहाँ पर सीजेआई का शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें वो नहीं थे। उससे पहले उपराष्ट्रपति जी का शपथ ग्रहण समारोह था। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक विपक्ष के नेता की भूमिका होती है कि वो ऐसे बड़े मौकों पर, संवैधानिक मौकों पर सरकार वहाँ पर मौजूद रहे। और जब चुनाव हो रहे थे तो आपको याद ही है कि वो विदेश चले गए थे 60 दिन की यात्रा पर। तो लोग तो आप कह रहे हैं कि राहुल जी अकेले लड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि राहुल जी की वजह से सारी प्रॉब्लम है। देखिए, चुनावी राजनीति के लिए जो आहर्ताएँ हैं, ज़रूरतें हैं, वो राहुल गांधी में नहीं है। उनको चुनावी राजनीति से अब संन्यास लेने पर भी विचार करना चाहिए। मैं तो इतना तक कहूँगा क्योंकि संगठन में व्यवस्थित करने में उनका 1 पैसे का मन नहीं लगता है और दिखता भी है, ऐसा दिखता है। क्या पार्टी के अंदर वो करते हैं, नेता भी वही हैं खड़गे जी हैं लेकिन असली तो वही नेता हैं। तो उस मामले में संगठन में वो क्या करते हैं कैसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं या लोगों को करने देते हैं या आप सिर्फ वीटो करते हैं, पता नहीं है। तो ये वो इस चीज़ के लिए तो नहीं है। हाँ, मैं इतना ज़रूर मानूँगा कि उन्होंने जो मुद्दे उठाए पिछले 5-7 साल में वो बहुत बड़े-बड़े मुद्दे उन्होंने उठाए हैं और वो सब आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसका आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सारी बातें वो उस ढंग से अब जैसे अब ये वोट चोरी का वो सबूत लेके आते हैं, दावे करते हैं, है कि नहीं? तो आज तो ये मत उम्मीद कीजिए कि विपक्षी आके इनको समर्थन दे देंगे या कांग्रेसियों को भी तो हिलाना पड़ता है कुर्सी से। तो बात ये है कि जो ये विरोधाभास है कि उन एक वो थॉट लीडर है, वो एक नैरेटिव लीडर है। तो उसको बैकअप करने के लिए तो चीज़ें चाहिए ना, कि खाली एक मीटिंग करने से, ट्विटर करने से या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से ये तो काम नहीं चलेगा। प्रॉब्लम यहाँ है, उनको अपना ये अ, काम कौन करेगा? सतीश जी, विजय त्रिवेदी तो नहीं करेंगे ना, या नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे उनके लिए। नहीं करेंगे, लेकिन जो करेंगे उनसे तो उनको तो सौंप दें। या तो ये तो हो रहा है कि भाई घर के हम मुखिया हैं, भाई प्रिंस हैं, अब काम आप लोग करते रहिए हम खाली वीटो करेंगे। तो आपके तक कोई पहुँचेगा तब ना आप वीटो करिएगा या कुछ मतलब ये वर्किंग स्टाइल जो है, वो बहुत खराब है। हम तो कहते हैं कांग्रेस का कल उद्धार हो जाएगा, वो थॉट लीडर रहें, वो गांधी जी वाला रोल करें। है ना? आप बाकी के काम दे दीजिए उसको प्रियंका गांधी को।
आपने या बिल्कुल किसी ठीक। और को जो उपयुक्त है सर आप उसको दे बिल्कुल, दीजिए। आप इसको बहस को ठीक जगह लाए कि क्या राहुल, ये अक्सर बहुत सारे लोग कहते हैं कि राहुल केवल गांधी की भूमिका में रहना चाहते हैं, नेहरू किसी और को बनाना चाहते हैं। इसको मैं दूसरे तरीके से भी कहता हूं कि वो गुड कॉप रहना चाहते हैं, बैड कॉप कोई और बने। या तीसरा, आजकल गीता जयंती महोत्सव चल रहा है देश भर में, कुरुक्षेत्र में, तो वो इस महाभारत की, जो हमारी राजनीतिक महाभारत है, उसमें वो श्री कृष्ण रहना चाहते हैं, जबकि जरूरत उनके अर्जुन बनने की है। जी, मैं आपसे सहमत हूँ। हमको तो आप नेहरू जी की बात आपने की। जी नेहरू जी की भी मैं बात नहीं करूँगा। मैं नेहरू जी भी थोड़ा-सा फिलॉसफर ही थे। उनको कांग्रेस पार्टी को अगर का उद्धार करना है या उत्थान करना है, तो उनको इंदिरा गांधी टाइप का आदमी चाहिए। या फिर मैं तो यहाँ तक कहने के लिए तैयार हूँ कि संजय गांधी टाइप का आदमी चाहिए। लेकिन अब आप सोचेंगे देखा राजीव गांधी पॉलिटिकल मैनेजमेंट में तो फेल किए। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। राजीव गांधी ने डेवलपमेंट का बहुत काम किया, बहुत देश को आगे ले जाने में काम किया। लेकिन पॉलिटिकली तो मतलब वो कुछ नहीं उस ढंग से कर पाए। हमको तो लगता है 89 में अगर वो सरकार बना लेते, तो आज ये जो चीजें बदली, वो नहीं बदलती। नहीं, वो तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। फिर रामो, दामो, बामो सब मिल के एक सरकार लेकिन बना वो दी इतना और मुश्किल बस। नहीं था उस वक्त, वो उन्होंने एक मोरल स्टैंड ले लिया। बिल्कुल। तो हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी भी मोरल स्टैंड लेते हैं। वो बहुत सारे दस्तावेज लाते हैं, फैक्ट्स लाते हैं, बहुत सारी चीजें बड़ी-बड़ी की हैं। मैं इस मामले में उनका प्रशंसक हूँ। चाहे अगर वो आपको वैकल्पिक नैरेटिव भी देते हैं, तो फिर देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते हैं। भारत जोड़ो यात्रा एक मतलब सिर्फ चलने के ख्याल से नहीं, वो एक नैरेटिव था। और वो नैरेटिव भी था, लेकिन उसका फ़ॉलो अप करें ना, कि खाली चलते रहने से क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा इस ढंग से तो नहीं हुआ। चर्चा हो गई थोड़ी बहुत और कहाँ चर्चा हो रही है? आप हम चर्चा करेंगे, बाकी कितने लोग चर्चा वो तो सब निकाल रहे थे जूता, पैतावा, टी-शर्ट। तो ये वाली चीज़ है ना, आप दम दिखाएँगे ना, आप चुनौती का दम दिखाएँगे ना, अकेले या सबको लेके, या तो आप सबको साथ लो और जम के लो, या फिर अकेले चलो तो जम के चलो, जो भी करो जम के चलो। तो अब तो कोई बात होगा कि एक सशक्त विपक्ष या सशक्त विपक्षी पार्टी आ सकती है। वरना तो जब ये जो सरकार चल रही है, जो पार्टी है, आपको 1 सेकंड किसी चीज़ में टिकने देगी क्या? टिकने ही नहीं देगी। तो आप लेकिन सब लोग हर व्यक्ति से, हर व्यवस्था से कर आप सकते हैं। लड़ते हैं, उसका अलग-अलग तरीका होता है। तो आप देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन मौजूदा स्थिति यही है, विरोधाभासों को दूर करना पड़ेगा। जिस चीज़ को करना है जम के करें, संन्यास लेना है संन्यास ले लें, संगठन को मजबूत करें और बराबर उसको तत्पर रखें। भारतीय जनता पार्टी से अगर कुछ उनको सीखना है तो एक ही चीज़ 2 चीज़ सीखना है, कि एक तो कि संगठन की में लगातार काम करना, उनके लिए हरदम कार्यक्रम करना और तीसरा थोड़ा प्रचार और प्रचार के तरीके, ये तीनों काम उस सीखे ना तभी तो जाके कुछ होगा। आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि राहुल नैरेटिव बनाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में भी नैरेटिव बनाया। तो जो विपक्षी दल हैं, जो नैरेटिव बनाने में कामयाब नहीं है या उनको समझ ही नहीं आता, तो उनके पास एक मौका है ना कि भई एक नैरेटिव बनाने वाला नेता है, उसके साथ खड़े हो जाइए। कांग्रेस भी उसके साथ खड़ी हो जाए। ज़्यादातर लोग तो कहते हैं, जिसे आप नैरेटिव कह रहे हैं कि भई राहुल जी को ज़मीन की समझ ही नहीं है। हिंदुस्तान की ज़मीन पे कुछ और मुद्दे चलते हैं, वो दूसरे नैरेटिव पर चलते हैं। अब ये तो आम तौर पर आप बात करिएगा तो ये सच भी हो सकता है। लेकिन जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं, वो बड़े मुद्दे हैं। लेकिन वो बड़े मुद्दों के साथ लोगों को जुड़ना चाहिए, अपने पार्टिए को जोड़ लें कम से कम पहले। एक, दूसरा आप अगर ताकत लगा के कोई चीज़ को आप करते हैं और आपकी आपकी उसमें बहुत मतलब प्रतिबद्धता है जी। कि नहीं? अगर वो महँगाई का या लोगों की मदद करने का या जीएसटी का मुद्दा या जो अभी वोट चोरी का मुद्दा, ऐसे-ऐसे बीसियों मुद्दे हैं जो कहाँ वो ज़मीन क्या होता है? ज़मीन पे तो यही मुद्दे हैं। हैं मुद्दे लेकिन मुद्दे को भुनाने वाला ना चाहिए। देखिए विजय जी, मुद्दे को मुद्दा बनाने वाला होना चाहिए। नैरेटिव को मुद्दे मुद्दा को मुद्दा बनाने हाँ, मुद्दे को मुद्दा बनाने का मादा होना चाहिए। तिल को ताड़ बनाते हैं लोग और ताड़ को तिल बना देता है आदमी।
ये प्रोपेगेंडा और क्या कहते हैं प्रचार तंत्र का एक बहुत बड़ा खासियत है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, आप जानते हैं हम क्या बताएं। 2019 से पहले उन्होंने कहा कि 72,000 रुपए लोगों को दिए जाएंगे जब वो सरकार में आए। तो एक सवाल मैं तब करता था कि भाई इनके पास 72 लोग हैं क्या जो लोगों तक पहुंचाएं ये चीज, ये वाली बात है कि नहीं। और यहाँ देखिए अब क्या हो रहा है कि 10-10 हजार रुपया चुनाव से मतलब 2-2 दिन पहले आ रहे हैं। तो और 2019 में जब 72,000 इन्होंने कहा, उसके फौरन बाद 6,000 रुपया का एक किस्त आया, मतलब किस्त नहीं, किसान योजना आ गया, फटाफट फटाफट आ गया और खटाखट 2 किस्त चला भी गया था। तो ये होता है कि कैसे रिस्पॉन्ड करना होता है। दूसरा, यही लोग थे, जितने लोग थे भाजपा वाले और उनके लोग, उनके प्रशंसक, उनके अनुयायी, उनके आनुषंगिक संगठन, सब एक खटाखट 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 पिछली बार जब राहुल गांधी ने बोल दिया तो कितना उसका मजाक उड़ाया गया। और ये बिहार में क्या हुआ? खटाखट ही हुआ ना, या क्या हुआ? क्या हुआ? तो ये जो कहते हैं उसके दूसरे वाले के, राहुल गांधी के मान लीजिए नैरेटिव का पंक्चर कर दिया आपने। ये तो आपने पहला काम ये करना है कि उसको डाइवर्ट कर देना है और उसको पंक्चर कर देना है और हंसी मजाक में उड़ा देना है, और करना वही है जो उन्होंने कहा है। तो या तो आपके नैरेटिव तो ठीक है, लेकिन आपकी ताकत नहीं है उस नैरेटिव को विस्तार पूर्वक और सतत लगातार उसके ऊपर उसको प्रचार और प्रसार करने में, उसको लेकर कार्यक्रम करने में। प्रॉब्लम यहाँ है। अब आपने एक और चीज बोला कि विपक्षियों को साथ, अरे विपक्षियों को या तो साथ लाओ, नहीं तो हटा दो, छोड़ दो, लेकिन जो करो ठीक से करो, ये है मेन बात। मतलब कांग्रेस को फैसला करना चाहिए। एक आखिरी सवाल सर, कि आपने गठबंधन पर इतनी बात कर ली, आजकल चर्चा चल रही है राहुल जी से चल नहीं रहा काम, तो अखिलेश जी को बना दीजिए महागठबंधन का नेता, इसका इंडिया गठबंधन का नेता, या ममता बनर्जी को बना दीजिए, या फिर कुछ और कीजिए। पहले भी ये चर्चा हो रही थी 2023 में जब नीतीश कुमार थे। तो ये अभी तक गठबंधन का नेता राहुल जी रहेंगे या कोई और बनना चाहिए? देखिए गठबंधन का नेता नहीं, ऐसे तो नेतृत्व जो है, जो एक संगठन की दृष्टि से नहीं, ऐसे तो नेतृत्व राहुल का है ही। इस मामले में उन्होंने अपने आप को आजाद कर लिया है अपने पोजीशनिंग में। लेकिन अभी जब अगर खबरें INDIA गठबंधन में इस तरह की चल रही कि टूट जाएगा, था ही कब कि अखिलेश को बना दीजिए, ममता को बना दीजिए। ममता ने पहले भी एक तरह से ये प्रचारित किया था कि वही है, और अखिलेश का नया नाम अभी जुड़ रहा है। आप राहुल गांधी इसमें कोई पहल नहीं करेंगे, कांग्रेस कोई पहल नहीं करना चाहती, भ्रम की स्थिति बना के रखना चाहती है, जैसे नीतीश जी का चुनाव के दौरान बिहार में बीजेपी ने रखा था। तो अगर ये भ्रम बना के रखेंगे तो इस बात की पूरी संभावना है कि कल को जो एक और गठबंधन बन जाए। मतलब अच्छा, हाँ, ये भी हो नया सकता है। नया फ्रंट बन जाए, नया फ्रंट बन जाए। हाँ, आज नहीं, कुछ दिन के बाद ये कुछ होगा, है ना? नॉन ये बंद। कांग्रेस, कांग्रेस मुझे फ्रंट। एक बहुत बड़े INDIA के नेता ने उस समय जब INDI में थे, तो वो कहते थे, हमसे बोला, "अरे भाई कांग्रेस के साथ भी रहना है, लेकिन ज़रा कांग्रेस को हिसाब में रखना है।" ये उन्होंने कहा था मुझसे। तो ये वाली बात है। तो ये विरोधाभास को अगर कांग्रेस समझती है, मान लेते हैं कि समझती है, तो पहले अपने हाउस इन ऑर्डर करें, कि जो है उनके साथ वो रखें, जो जाना चाहता है भेज दें, नहीं हो तो निकाल दें। दूसरा, स्पष्ट कर वो तो दें कि भाई कांग्रेस में ठीक भी नहीं किया उन्होंने। है। वो तो राहुल जी कांग्रेस में भी नहीं कर पाए। उन्होंने कहा था जिनको रहना है वो रहे, जिनको जाना है चले जाए। न तो उन्होंने किसी को निकाला, न कोई गया। तो गठबंधन में क्या होगा? अपनी नहीं पार्टी गया का। तो निकाल दी, नहीं गया तो निकाल देना चाहिए। पार्टियां तो रातों रात खड़ी हो जाती हैं, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है कि नहीं? भाई अगर मेहनत करता है तो देखिए आप कुछ भी कह लें, 0 सीट आए, तो प्रशांत किशोर खड़ा तो हो गया बिहार में। मैं वो कह रहा हूँ। तो इसलिए किसको निकालना है, आप सब फैसला करो, आप बी डिसाइसिव। सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है। ये भी, वो भी, ये भी, आज भी चला, ठंडा का मौसम है, बाद में रुके रहो, कोई फैसला नहीं करो, ऐसे नहीं होता है। आपको देखिए ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, ये 3 ऐसे उदाहरण हैं
जिसको हमको लगता है कि कांग्रेस ने प्लेट पर सजा के भाजपा को दे दिया। और हाँ, चलिए, यहाँ तक कि आप महाराष्ट्र भी जोड़ सकते हैं। मैं महाराष्ट्र भी है। उसमें हाँ, महाराष्ट्र में आरोपों पे नहीं जा जी, रहा हूँ, आरोपों वोट चोरी के आरोपों पे नहीं जा रहा हूँ। लेकिन अगर वो ऐन वक़्त में सिद्धू साहब फिर आप यहाँ पर सचिन पायलट साहब, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी, अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो आप क्या समझते हो कि आपको जनता आज के डेट में आपको सराखों पे रखती है या सोचती है ऐ तरीके करके हटा देती है। तो अभी कर्नाटक में क्या होगा? अभी तो आप सचिन पर चल रहे हैं। हाँ, कर्नाटक में अगर कुछ और उल्टा-पुल्टा हो जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। क्योंकि हाँ, वहाँ तो एसआईटी ने कुछ-कुछ जाँच भी कर दिया, है ना? वोट चोरी को लेकर जाँच कर दिया। ये सब भी हो रहा है ना, अब तो बहुत कारण होते हैं और वहाँ पर सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार को लगता है कि अब वक़्त आ गया है। तब कांग्रेस वाले नहीं कहेंगे तो जैसा कांग्रेस की पार्टी रही है, उसमें फिर वो कुछ इधर-उधर करके चाहेंगे तो गद्दी इसको हासिल करना, इसमें लूटेगी कांग्रेस। चलिए या सर, तो सुलझाएँ, डिसाइसिवली सुलझाएँ। ये आपकी एक सबसे बड़ी एक बात म कही, सुनिए आपकी ना, फैसला करो डिसाइसिव। एक मेहनत इन लोगों ने किया, मैं उसको एक टेस्ट केस, एक मॉडल केस मानता हूँ, जो रेवंत रेड्डी की जीत हुई, मतलब कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। वो एक बहुत ही निर्णायक फैसला था और बहुत ही मजबूती के ढंग से कांग्रेस ने वहाँ चुनाव लड़ा था। सब लोग कहते थे, "अरे! कहाँ चंद्रशेखर हार जाएगा क्या? उसको ये है, बीजेपी क्या है, जो भी है।" लेकिन उन्होंने वहाँ पर दम दिखाया। इस पहले से स्पष्ट था कि वो लोग थोड़ा-सा से रह जाएँगे, लेकिन ये सरकार बनाने की स्थिति में हैं और बनाया। तो वही मॉडल इनको हर जगह के लिए अपनाना पड़ेगा। आपको मैं आज बैठिए कांग्रेस वाले और रात तक 50 फैसले कर दीजिए। जो है देखा जाएगा। अब इससे गर्त में क्या जाएँगे? अब तो सब करके देख लिया। ये वाली बात। चलिए सर, निर्णायक लड़ाई, निर्णायक लड़ाई, निर्णायक फैसले। को आना चाहिए कांग्रेस को। ये बहुत एक आपने बड़ा गुरु मंत्र दिया है कांग्रेस के लिए मेरे ख्याल से। हम देखिए हाँ, कांग्रेस क्या। चलिए सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आपने वक़्त निकाला उसके लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और सतीश जी की तरह से निर्णायक लड़ाई लड़िए ज़िंदगी में। आभार, प्रणाम, शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू। मैंने कहा आप फ्री हैं तो कुछ